जय हिंद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज पठान अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। आपका संबंध गुजरात से है। पठान साहब, समाजी क्षेत्र में आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी बदलाव लाने का। क्या वो चीज़ें हैं जो आप समाज के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं? अभी सबसे ज़्यादा जो चीज़ की ज़रूरत है, हम जहाँ तक समझते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि तालीम जो सबसे बुनियादी चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। और कुरान के अंदर भी सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कि जिसके अंदर तालीम की तालीम दी गई कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। एजुकेशन को लेकर अगर हमारी मेहनत होगी और हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि एक गरीब से गरीब देहात के अंदर और छोटी से छोटी बस्ती के अंदर भी सही तालीम पहुँचे, उसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात कही कि कुरान ने एजुकेशन पे काफ़ी एम्फेसाइज़ किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। लेकिन उसी कुरान के मानने वाले हामिलीन कुरान, क्या वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने पिछड़ गए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने आँख खोल के रख दिया? ये हकीकत है। एक्चुअली आप देखें कि हमारी 70 साल की जो तारीख़ है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमें मौक़े मैसर नहीं हुए, बहुत सारे मौक़े मिले। लेकिन जिस तरह से हमें तालीम के अंदर आगे आना चाहिए था, उस तरह से हमारी तरक्की नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हुआ कि जहाँ तक उलमा की बात है, तो उलमा ने सिर्फ़ दीन की तालीम को मद्देनज़र रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस कायम हुए और अच्छे से अच्छे दीन की दरसगाहें कायम हो गई। लेकिन ज़रूरत इस बात सिर्फ़ मदारिस का कायम कर देना ये आखिरी चीज़ नहीं थी, बल्कि इससे आगे बढ़कर भी हमें सोचना चाहिए था कि हम स्कूल्स अपने कायम करते, अपने हस्पताल कायम करते हैं। हमारे अपनी हम देखते हैं कि विलादत के मौक़े के ऊपर जो मसाइल आते हैं मस्तूरात को लेकर, ये एक बहुत बड़ा दर्द का मामला है कि जिसके अंदर मतलब हमारी गैरत भी, शर्म भी हमें आती है कि इस तरह के जो मसाइल होते हैं मस्तूरात के साथ, वो वाक़ईतन अगर हमने उस फ़ील्ड के अंदर मेहनत की होती और काम किया होता और हमारे विलादत के और इस तरह के गायनिक के क्लिनिक हमारे अपने होते, तो मस्तूरात बिल्कुल सेफ़ अपने आप को महसूस करती। तो हमने मस्तूरात की भी तालीम को कहीं न कहीं हमारी उसके अंदर कमज़ोरी है। तो हमें चाहिए कि हम तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दें फ़ी ज़मानिना, कि जितना ज़्यादा हम तालीम को अहमियत देंगे, तालीम आम करेंगे, तो लोगों के लिए फ़्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट होता चला जाएगा। देखिए, यही है पठान साहब कि उलमा ने तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। जो दीनी निज़ाम था, मदरसे कायम करने थे, वो किया, उस पे आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो मिस्टर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, जो जजेस थे, रिटायर्ड, उन लोगों ने एजुकेशन सेटअप में नहीं लगता आपको वो काम नहीं किया जो उनसे अपेक्षा की जा सकती थी? हाँ, बिल्कुल। अभी हमारे पुलिस कमिश्नर हैं RV असारी साहब, अभी यहाँ मीटिंग हुई थी रथ यात्रा को लेकर, तो उस सिलसिले के अंदर उनका खुद का भी कहना ये था कि मुसलमान IPS ऑफ़िसर कहाँ चले गए, मुसलमान IAS ऑफ़िसर कहाँ हैं, मुसलमान डॉक्टर्स कहाँ हैं, मुसलमान इंजीनियर्स कहाँ हैं, वो क्यों अपने समाज के अंदर, अपनी कौम के अंदर मेहनत नहीं करते? क्या उन्होंने पढ़ लिया काफ़ी हो गया? वो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? क्यों आगे आकर अस्पताल की कोई सोच नहीं बना रहे हैं? क्यों स्कूलों को कायम करने की कोई सोच नहीं बन पा रही है? उसकी क्या वजह है? तो वो भी इस तरह का गिला कर, और ये वाक़ईतन हमारी ये कमज़ोरी है। जहाँ तक हम समझते हैं कि हमारी बड़ी कमज़ोरी है, हमें इस कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे देश में आप घूम रहे हैं, बल्कि भारत के बाहर भी, अरब देशों में भी आप घूम रहे हैं। किस तरह का संदेश आप भारत को लेकर के लोगों को देना चाहते हैं और भारतीय मुसलमानों को लेकर के आप दुनिया को देना चाहते हैं? भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी है, वो अपने आप को तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कौमें तरक्की जब करती हैं जब वो तालीम के अंदर अपने आप को मुनहमिक करती है। और जो कौमें ज़वाल पज़ीर होती हैं, ज़वाल पज़ीर कौमों का हाल अगर हम तारीख़ पढ़ेंगे, तो अभी हमारी कौम की जो तर्जमानी हम देख रहे हैं, जो हाल अभी हो रहा है, वो ज़वाल पज़ीर कौम का हाल होता है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि तालीम से महरूमी है। और उसके साथ साथ जो आने वाला दौर है, आने वाला दौर बड़ा चैलेंजेस का दौर है। उसके अंदर अगर आपने तालीम हासिल में, ये तो तालीम तो बुनियादी चीज़ है, उससे अभी आगे बढ़ना है हमें। तालीम के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास सिर्फ तालीम है, स्किल डेवलपमेंट हमारे पास नहीं है, तो उसके नतीजे के अंदर होगा क्या कि आज के ज़माने में आप देखिए कंस्ट्रक्शंस हो रहा है,
آنے والے زمانے کے اندر اس طرح کا کنسٹرکشن ہونا نہیں ہے، مشینری ہو جائے گا، پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. تو اگر لوگوں کے پاس تعلیم ہوگی تو وہ مشینری کو سمجھ پائیں گے. اگر صرف تعلیم ہے، اسکل نہیں ہے ان کے پاس، تو بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو آنے والی جنریشن کے لیے ہمیں یہ ایک بہت بڑا فکر کا مرحلہ ہے کہ تعلیم اور اسکل، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر کیسے ایک چھوٹے سے چھوٹے طبقے کے اندر بھی، غریب سے غریب علاقے کے اندر بھی یہ چیزیں کیسے اجاگر ہوں، اس کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور خاص کر کے جو ہمارے لیڈر ہیں، قائدین ہیں، علماء ہیں، اسی طرح سے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. ہم نے پولیٹیکل لیڈرز کو صرف مطلب کچرا وغیرہ صاف کرنے کے لیے کہ یا روڈ سڑکیں بنانے کے لیے بس اسی چیزوں کے اوپر منحصر کر دیا ہے. یہ چیزیں بیسک چیزیں تھیں، لیکن اصل چیزیں کہاں تک جانا ہے ہمیں؟ اصل چیزیں وہ ہیں کہ شکشا عام ہو، تعلیم عام ہو، ایک غریب سے غریب بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اقبال نے سالوں پہلے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مطلب جس کمیونٹی کی آپ بات کر رہے ہیں آج وہاں تو ہر آدمی دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگا ہوا، تو کامیاب کیسے ہوگا؟ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں، جب ہمارا پاسٹ دیکھتے ہیں، ہمارا ماضی دیکھتے ہیں، اتنا روشن ماضی جس نے 1200 سال دنیا کو اتنا شاندار ماضی دیا ہو، 1200 سال اتنا خوبصورت کہ جس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، آج اس کا حال ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ہماری لیڈرشپ کی بہت بڑی کمزوری اس کو مانی جائے گی کہ ہم نے اس طرف توجہ بالکل نہیں دی ہے، یا یہ کہ جو توجہ دے رہے ہیں وہ مطلب اس معیار کی نہیں ہے کہ جو قابل قبول ہو. نہیں، آپ نے شاندار ماضی کی بات کی. صرف ایک اگزامپل لے لیتے ہیں ابن سینا کی، القانون فی الطب. آج پورے یورپ کی جب ڈارک ایج تھا تو یہی کتاب اتھارٹی مانی جاتی تھی. آج القانون فی الطب کو، اس کے ٹائٹل کو ختم کرنے کا پریاس ہے اور آپ اس ٹائٹل تک کو زندہ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ابن سینا جنہوں نے دنیا کو کوارنٹین کا کنسیپٹ دیا، وہ ابن سینا جنہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہوا میں زہر ہے، اور یہ انہوں نے پروف کیا آج کے 1000 سال پہلے. تو اس شاندار ماضی کو آپ کیسے واپس لائیں گے؟ وہ تعلیم کے بغیر نہیں آ سکتا. ابن سینا کو آپ نے بتایا، ابن خلدون کو آپ دیکھو، خلدون کو آپ دیکھو، آپ علامہ ابن ہشام کو دیکھو، ریاض کو دیکھو. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی تاریخ رقم کی ہے، اور انہوں نے اس زمانے کے اندر وہ فلسفے بیان کیے ہیں کہ جو آج بھی سائنس حیران ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر بنا ٹیکنالوجی کے ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے. بالکل. بہت شکریہ پٹھان صاحب سے بات کرنے کے لیے.